स्वागत है आपका नक्षत्र न्यूज में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। झारखंड में गरीबों को मुफ्त दवाएं मिलेगी, इसके लिए साल बजट में अबुआ दवाखाना खोलने का प्रस्ताव है। इसी तरह राज्य की ग्रामीण महिला किसानों को स्वरोजगार के लिए 20,000 देने का भी प्रस्ताव है। ये सब और बहुत कुछ आपको देखने और सुनने को मिल सकता है आपको 24 फरवरी के झारखंड बजट में। सत्र की शुरुआत बुधवार से हो रही है। बजट सत्र में क्या होगा, इसी मुद्दे पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे आपके फेवरेट टॉक शो टू द पॉइंट में। अबुआ सरकार अबुआ दिशोम बजट लेकर आ रही है। इस बार बजट का आकार पिछले बजट से करीब 20,000 करोड़ ज्यादा होने का अनुमान है, लेकिन इस बार के बजट को बेहद खास सिर्फ इसका आकार नहीं बनाता। 25 साल पुराना झारखंड अब डिजिटल असेंबली बनने की ओर पहला कदम इस बजट सत्र में बढ़ा रहा है। झारखंड विधानसभा बजट सत्र से पहले स्पीकर रविंद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक रखी गई। इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव, आरजेडी के सुरेश पासवान और आसू से निर्मल महतो शामिल हुए। वहीं इस बैठक में जेडीयू, एलजेपी, माले और निर्दलीय विधायक जयराम महतो नहीं पहुंचे। विधानसभा के सफल संचालन के लिए वार्ता हुआ और सारे डिपार्टमेंट्स को आगाह कर दिया गया कि विधानसभा में जो उपकरण प्रयोजनीय है, दस्तावेज, लिखित उपकरण, इसका तमाम चीज़ों का बढ़िया से बंदोबस्त, बढ़िया से व्यवस्था कर ले ताकि सदन में किसी तरह का असुविधा न हो। किया जैसे ध्यान आकर्षण के बारे में, शून्यकाल के बारे में, आश्वासन के बारे में, निवेदन के बारे में, और उनको यह भी स्मारित करवाया कि माननीय सदस्यों का ये मौलिक अधिकार है जवाब पूछने का, और जवाब आपको देना है, बाध्यता है। इस उच्च स्तरीय बैठक में चीफ सेक्रेटरी अविनाश कुमार सहित ज्यादातर विभागों के सचिव मौजूद थे। संसदीय कार्य मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से संचालित करने में कार्यपालिका की भूमिका महत्वपूर्ण है। ऐसे में उनसे अपेक्षा की गई है कि सदन के अंदर जो भी प्रश्न आए उनका ससमय जवाब दिया जाए। संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते मैंने सभी अधिकारियों को ये कहा है कि संसदीय व्यवस्था का सर्वश्रेष्ठ विधानसभा ही वो स्थान है और इसकी श्रेष्ठता बनाए रखने की जिम्मेवारी विधायिका के साथ साथ कार्यपालिका की है। जो भी प्रश्नों का उत्तर है समय पे मिल जाए, ध्यानाकर्षण का उत्तर मिल जाए, शून्यकाल का उत्तर जो विगत सत्र में हुआ है उसका उत्तर समय पर मिल जाए, इसकी गरिमा तभी सुनिश्चित होगी। हमारे सभी अधिकारियों ने कहा है अध्यक्ष जी के सामने कि कोई कमी उनके द्वारा नहीं रहेगी और इस सदन की गरिमा अक्षुण्ण बनी रहे, उनकी ओर से भरसक पूरी कोशिश, सहयोग वो करेंगे। बजट सत्र 18 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू हो रहा है। 19 फरवरी को धन्यवाद प्रस्ताव पेश होगा, जबकि 20 फरवरी को अनुपूरक बजट पेश होगा। बैठक में कार्य दिवस में संशोधन किया गया। 23 फरवरी को अनुपूरक बजट पर चर्चा होनी थी, लेकिन नगर निकाय चुनाव को देखते हुए अब 23 फरवरी को कार्यवाही स्थगित रहेगी। 24 को वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर झारखंड का बजट पेश करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि बैठक में कई सुझाव आए हैं जिन पर चर्चा हुई। देखिए, अभी माननीय स्पीकर महोदय के यहाँ विभिन्न दलों के नेताओं के साथ बैठक हुई। लोगों के कुछ सुझाव आए हैं। मुझे लगता है इसकी पूरी विस्तृत विवरणी माननीय अध्यक्ष जी देंगे। देखिए, अभी कांग्रेस विधायक दल की बैठक है। कांग्रेस का विधायक दल क्या तय करती है उन विषयों पर चर्चा होगा। मनरेगा जैसे महत्वपूर्ण विषय जो देश के रोजगार का मेरुदंड था उसे समाप्त किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने। हम सब कांग्रेस विधायक दल महागठबंधन की बैठक पर इन तमाम गंभीर विषयों पर चर्चा करेंगे
और फिर आगे की रणनीति हम सब तय करेंगे। चर्चा करने के लिए माननीय विधानसभा अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग बात को रखे, तो मुख्यमंत्री जी स्वीकार किए और सभी विधायक दल के नेता लोग पहुंचे हुए थे और हाथी पे विशेष चर्चा कार्य मंत्रणा में टीम दिया गया है। और आप लोग देखे होंगे कि मांडू विधानसभा में ही हाथी का प्रकोप ज़्यादा है। 23 लोग हमको लगता है कि 2 महीना के अंदर हाथी द्वारा मारा गया है। उस पर चर्चा करने के लिए कार्य मंत्रणा में ही लेने का हुआ है। बजट सत्र के साथ नेवा यानी नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के जरिए पेपरलेस कार्यवाही की शुरुआत होगी। उम्मीद है कि मॉनसून सत्र से झारखंड विधानसभा पूरी तरह पेपरलेस हो जाएगी। पहले विधायकों को देर रात या सुबह में विधानसभा आकर प्रश्न जमा करना पड़ता था। अब पहली बार घर में बैठे ही विधायक शून्यकाल की सूचना ऑनलाइन अपलोड कर सकेंगे। सरकार का लक्ष्य अगले चरण में असेंबली की पूरी कार्यवाही आम जनता को ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी। 18 फरवरी से झारखंड का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में से पहले आज सर्वदलीय बैठक रखी गई। उस बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए, जिसमें से मुख्य रूप से 23 फरवरी जो कि मतदान का दिन होगा नगर निकाय चुनाव के लिए, उसको छुट्टी घोषित कर दी गई है। उस दिन विधानसभा की कार्रवाई स्थगित रहेगी और इसके साथ ही पक्ष और विपक्ष अब आमने सामने होते नजर आएंगे, क्योंकि बाबूलाल मरांडी ने भी जो पूर्व में कहा था और उसके बाद आज की बैठक से वो जल्दी निकलते नजर आए, जिसके बाद एक बात साफ है कि विपक्ष ने अपनी रणनीति सरकार को घेरने के लिए तैयार कर ली है। अपने सहयोगी नितिन के साथ तने खंडेलवाल, नक्षत्र न्यूज, रांची। तो अब वह सरकार अब वह दिशोम बजट लेकर आ रही है। कैसा होगा बजट, किन विभागों पर ज्यादा फोकस करेगी सरकार, क्योंकि इससे पहले के जो बजट है उसमें देखने को मिला है कि बजट की एक बड़ी राशि जो मैया सम्मान योजना में आवंटित की गई है। पिछले अगर बजट की बात की जाए तो 13,363 करोड़ रुपए उस मैया सम्मान योजना के तहत आवंटित की गई है। इस बार क्या फोकस रहेगा, क्योंकि बजट का आकार भी काफ़ी पिछले बजटों से काफ़ी ज़्यादा बड़ा नज़र आ रहा है इस बार। हमारे साथ बहुत खास मेहमान है, इस पर चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ सुनील सिंह साहब हैं, कांग्रेस के नेता। बहुत स्वागत है सुनील सिंह साहब आपका। क्षितिज मिश्रा आरजेडी के नेता, बहुत स्वागत है क्षितिज जी आपका। और जेडीयू से हमारे साथ वरिष्ठ नेता है, जेडीयू के उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर आफ्ताब जमील साहब। आफ्ताब जमील साहब, बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत करेंगे सत्ता पक्ष से ही। सत्ता पक्ष से हम सुनील सिंह साहब के पास चलते हैं। सुनील सिंह साहब, बहुत उम्मीदें हैं इस बार बजट से, क्योंकि डिजिटलाइज हो गया है विधानसभा और डिजिटल माध्यम से इस बार कार्रवाई संपन्न कराई जाएगी। ये तो एक अलग पहलू है। बजट से बहुत उम्मीदें हैं और जैसा मैंने अपने इंट्रो में बताया कि बड़ी राशि का आवंटन मैया सम्मान योजना के तहत किया जाता है। लगता है उसको ध्यान में रखते हुए बजट का आकार इस बार पिछले साल के बजट से, पिछले वित्तीय वर्ष के बजट से बहुत बढ़ाया गया है। सारिक जी, पहले तो नक्षत्र चैनल को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना कि आपने आज झारखंड के सर्वांगीण विकास से जुड़ा हुआ बजट के मामले पर टू द पॉइंट में आपने चर्चा रखा है। एक महत्वपूर्ण चर्चा रखा है आप सबों ने। झारखंड की जो सरकार है, महागठबंधन के नेता और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक बजट झारखंड के विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा, जो बजट इस राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए, इस राज्य के 4 करोड़ जनता के लिए, आप इस राज्य के शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, बिजली व्यवस्था से संबंधित, इस राज्य के शोषित पीड़ित दलित से संबंधित, इस राज्य के किसानों के हक और अधिकार से संबंधित, इस राज्य के महिला को सशक्तिकरण करने के लिए बजट होगा। और बजट आपने सही कहा कि पिछले बार 1 लाख समथिंग करोड़ का जो बजट था, इस बार की बजट का आकार बड़ा होगा। तो स्पष्ट है कि बजट आकार होगा और सरकार श्री हेमंत सोरेन जी का जो दृढ़ संकल्प है कि इस राज्य की सर्वांगीण विकास के लिए, इस राज्य के अंतिम जनता जो विकास से वंचित नहीं रहे, उसके लिए यह बजट होगा और यह बजट ऐतिहासिक होगा। ऐतिहासिक के साथ साथ बजट आपको विधानसभा के पटल के अंदर महत्वपूर्ण चर्चा में यह भी शामिल होगा कि राज्य सरकार
झारखंड की जो सरकार है लोकतांत्रिक सरकार है। संघीय ढांचा में इस सरकार को इस राज्य के जनता के द्वारा एक बहुमत प्राप्त सरकार है, जो 56 सीट के साथ इस राज्य में इस राज्य की विकास को गति देने के लिए श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में महागठबंधन लगातार कोशिश और प्रयास कर रही है। और उस सरकार के साथ भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सरकार श्री देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में किस तरह से इस राज्य के साथ, झारखंड राज्य के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, यह भी सदन में गरिमा में सदन में लोकतांत्रिक और गांधीवादी तरीके से यह भी आवाज वहां पर गूंजेगा। इस विषय पर चर्चा आपने जारी रखा है। मैं यही कह रहा हूं कि बहुत बेहतरीन बजट होगा, इस राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए बजट होगा, इस राज्य के लिए सभी जनता का बजट होगा, इस राज्य के विकास के लिए बजट होगा। चलिए क्षितिज का रुख करते हैं। क्षितिज, 25-26 वित्तीय वर्ष 25-26 का जो बजट आया था वो शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण विकास, महिला कल्याण और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को महत्वपूर्ण राशि इन विभागों को आवंटित की गई थी। जो विपक्ष का आरोप है कि बजट की राशि आप लोग जो आवंटित करते हैं अलग अलग विभागों में, आप लोग खर्च नहीं कर पाते, बजट का आकार बढ़ता चला जा रहा है, अनुपूरक बजट बीच बीच में आते हैं और बजट का आकार जो मूल बजट है वो भी बढ़ रहा है, लेकिन राशि खर्च के मामले में विभागवार जो है आप लोग उतना तत्पर नजर नहीं आते। देखिए, विपक्ष का तो सवाल पूछना उनका काम है, उनके जवाब में अगर हम देने का शुरू करें तो केंद्र सरकार की बजट में किस प्रकार से घोटालों में सारा पैसा को लिप्त कर दिया गया का, चाहे वो स्किल इंडिया एक ऐसा योजना था जिसमें 99% घोटाले हुए थे। 99%, 5 लाख से अधिक लोग जो थे फर्जी दस्तावेज बना करके उसका फायदा लिए हुए थे। तो विपक्ष को आईना दिखाना हमारा काम है और उनको देखना चाहिए। आपने कहा, अपने पहले सवाल में पूछा कि एक बड़ा हिस्सा मैया सम्मान योजना में हम लोगों ने खर्च किया और इसकी आवश्यकता थी झारखंड को संभालने के लिए, झारखंड को संवारने के लिए और यहाँ के महिलाओं को सशक्त करने के लिए मैया सम्मान योजना जैसी योजना एक बहुत कारगर योजनाएं थी। हमने देखा है इस मैया सम्मान योजनाओं के तहत कि महिलाएं अपने बच्चों के लिए स्कूल के बैग्स, कॉपी, कलम, किताबें खरीदती थी। हमने देखा है इस योजना के तहत कि 18 साल से अधिक उम्र की जो बालिकाएं, बच्चियां थी, वो अपने कॉलेजों में पढ़ाई से रिलेटेड सामान और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमारी राज्य की महिला किसी पर निर्भर नहीं होती है। जिस प्रकार से हमारी सरकार ने उनको वो चाहे रक्षाबंधन का त्यौहार हो, वो चाहे छठ पूजा हो, ऐसे ऐसे समय पे पैसा का आवंटन किया गया, पैसा दिया गया कि वो एक बहुत कारगर वो साबित हुआ था और ये विकास के लिए आगे बढ़ा। इस बार की बजट जिस प्रकार से पिछले बार की बजट हमारे कृषि पर आधारित था, हमारे ऊर्जा पर आधारित था, हमारे सड़कों पर निर्माण पर आधारित था, पुल पुलिया के निर्माण पर आधारित था, उसी प्रकार से इस बार भी हमारा बजट जो होगा वो इन सारी चीजों पर समाहित होगा। हमने 2 लाख किसानों के ऋण माफ किए थे, 2 लाख तक किसान ऋण माफी किया जाएगा। अभी 200 यूनिट बिजली फ्री दिया जा रहा है लोगों को। हमने पहली बार हमने किसानों को मछली पालन, सब्जी उगाने के लिए और उद्यान के लिए 302 करोड़ रुपया का आवंटन हमारी सरकार ने की थी। फसल बीमा के लिए 350 करोड़ रुपए की हमारी सरकार, ठीक है, वो आंकड़े जो आप पेश कर रहे थे हमारे सरकार में वो आंकड़े बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये भी आंकड़े आप पेश कर दीजिए कि उसमें जो आवंटित राशि है उसमें खर्च कितना प्रतिशत हो पाया। नहीं, आवंटित राशि में कुछ खर्च हो पाता है, ऐसा होता है, कुछ पैसे वापस वो होते हैं, उसका पूरी तरह से यूज़ नहीं हो पाता है, लेकिन हमारी वो थी कि हम सारे पैसों को यूज़ करें और सरकार इस पर करबद्ध कार्य हुए हैं, काम हुए हैं। वो चाहे 1200 किलोमीटर सड़क का निर्माण हो, 10 पुल का निर्माण हो, आप देख रहे हैं कि मेडिकल कॉलेजेस का निर्माण हो, डिग्री कॉलेज का निर्माण हो। आप जाकर के पाकुड़ में देख लीजिए, एक भव्य डिग्री कॉलेज का निर्माण हुआ, धनबाद में देखिए, बोकारो में देखिए, तो जगहों पर हमने काम किया और हमारा काम बोलता है। चलिए, डॉक्टर आफ्ताब जमील का रुख करते हैं। जमील साहब, जो सत्ता पक्ष है वो कह रहे हैं कि भाई बजट, इस बार बजट में तमाम विभागों में काम देखने को मिलेगा, बजट का जो आकार है वो भी बढ़ा है, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग जो जिस तरह से बता रहे हैं कि कौन कौन विभाग में कितने पैसे आवंटित हुए, उसमें खर्च, जो आप लोगों का आरोप रहता है कि भाई उसमें खर्च कितना % हुआ, उससे पता चलता है कि बजट के जो आवंटित पैसे हैं उसका उपयोग, सदुपयोग कितना हुआ। किस रूप में आप देख रहे हैं इस आरोप को, और लगातार आप लोग ये सवाल पूछते रहते हैं, और बजट जो आने वाला है झारखंड के परिप्रेक्ष्य में उसको किस रूप में देख रहे हैं? कुछ उम्मीदें आप लोग लगा के बैठे हैं? देखिए सारे भाई, ये जो बजट है इससे नाउमीदी
ही हाथ लगेगी झारखंड की जनता को। और जैसा कि आपने भी अभी बताया कि बजट जो है एक बजटरी एक सिस्टम होती है और बजट को खर्च करना और जिन मदों में वो बजट है जिसके लिए है उन मदों में खर्च करके उसका हिसाब किताब देना ये बड़ी बात है। आप यदि आप काम कर रहे हैं तो काम करिएगा तो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स वगैरह होते हैं, उसको यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ आपने किया है, किस तरह से किया है, कब कब किया है, ये जो सारी चीज़ें हैं ये इनको देनी चाहिए थी। अभी तक इन लोगों ने इस चीज़ को करने का साहस नहीं किया। और बातें तो बड़ी बड़ी हो सकती है, वादे बड़े बड़े हो सकते हैं, इन लोगों को तो काम ही है वादा करना। अब भूल जाना, एक मैया योजना इन लोगों को याद है, और यदि मैया योजना अगर इन लोग नहीं समय पर करें तो जनता जो है, खास करके हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, इन लोगों का जो है ना जीना हराम कर देंगी। क्योंकि यही बोल करके ये आए हैं सत्ता में, लोभ प्रलोभन सब सही समय पर पैसा दे दीजिए, ये सब करके ये लोग आए हैं। सारे जो कार्य हैं विकास से संबंधित, आप देखिएगा सारी भाई कि सारे विकास से संबंधित कार्य जो हैं वो ठप पड़े हैं। आप कहाँ से यूटिलाइजेशन दे पाइएगा? हाँ, बजट में जो आ रहा है वो वापस चला जा रहा है और ये मांगते हैं अलग से और कि केंद्र हमको मदद नहीं कर रही है, केंद्र मदद नहीं कर रही है। यहाँ जो बजट का प्रावधान है आप जो दिखा रहे हैं वही आप अपने खर्च नहीं कर पा रहे हैं, और आप बोल रहे हैं कि नहीं हमको और पैसा का जरूरत था और इसमें हमको लगाना था, हम तो काम नहीं कर पा रहे हैं इसलिए कि केंद्र हमको मदद नहीं कर रहा। तो इस तरह की बातों को अनर्गल बयान दे करके बहुत सारे नेताओं का बयान मैं सुन रहा था। जनता को जो उम्मीदें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपके पास में होनी चाहिए और विकास से संबंधित जो योजनाएं हैं उनको धरातल पर आप किस तरह से उतार रहे हैं। अभी हमारे यहाँ कांग्रेस के मित्र बैठे हुए हैं, ये बता रहे थे, वही पुराने राग अलाप रहे हैं, हम करेंगे, हम करते हैं, करते रहेंगे। भाई जनता को जवाब आपके कामों से मिलती हैं। काम आप यदि कीजिएगा तो आपका काम बोलेगा। हम लोगों ने जब शासन किया और हम लोगों की जब सत्ता थी तो हम लोगों ने काम करके जनता के सामने में दिखाने का काम किया, और जो काम आज दिख रहा है, इसीलिए आप लोगों को रिपीट नहीं कीजिए, जो रोड, सड़क, पुलिया, पुल और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या शिक्षा के क्षेत्र में हो, सारी चीजें हमारे समय की बनी हुई हैं और हमारे समय की जो की कार्य किए गए थे वही कार्य। सत्ता पक्ष ऐसा क्यों कहता है कि भाई काम अगर होता तो आप लोग रिपीट करते? आप लोग तो रिपीट नहीं किए। ये सरकार तो हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली दूसरे टेन्योर में है। नहीं, देखिए हमने तो आपको पहले ही बताया सर कि ये लोग चुनाव, इन लोगों को मैंडेट मिला नहीं है, ये लोग जबरदस्ती का इन लोगों ने आने का काम किया है। वो जो 2500 जो योजना था ना, महिला योजना, मैया योजना, सारे चीजों को इन लोगों ने बंद कर दिया। कहा भाई आप सारी चीजें बंद कर दीजिए, विधवा पेंशन हो, को माने जिस प्रकार का जो सिचुएशन चल रहा है। अभी हमारे आरजेडी के भाई बहुत खुश हैं, खुश होना भी चाहिए। बिहार में भी तो आप लोग पे यही आरोप लग रहा है, चुनाव से पहले 10,000 रुपए दे दिया आप लोगों ने महिलाओं को। लेकिन ना देखिए, यहाँ आप आरोप लगाते हैं कि 2,500 चुनाव से पहले दे दिया। देखिए बिहार को तो माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार जहां जिस पटल पर पहुंच गया उसका तो सोच भी नहीं लोग सकता है। बिहार का कंपैरिजन, जब बिहार राज्य अलग हुआ था झारखंड से, तो उस समय यही लालू यादव बोलते थे तत्कालिक मुख्यमंत्री कि खैबा शकरकंद, अब बालू हो गया, बालू से आलू निकालेंगे क्या? अब क्या होगा झारखंड जब अलग हो गया? तो यही लालू यादव का वर्षन था। आज जाकर के बिहार को देखिए और बिहार की जनता, बिहार के नौजवान चारों पूरे देश से जाकर के वहां पर
नौकरी चाकरी करने का काम कर रहे हैं, रोजगार करने का काम कर रहे हैं। आपके यहाँ कहाँ इंडस्ट्री लगा कहाँ है? नौकरी कर रहे हैं? कौन सी फैक्ट्री इंडस्ट्री और कौन सी कंपनी? भाई आपके यहाँ देखिए जितना अभी रोजगार माननीय नीतीश कुमार ने दिया है, नहीं भाई, हम भी चाहेंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से युवा जाने कि बिहार में फैक्ट्री इंडस्ट्री है, वहाँ नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बताइए, हम भी देखिए करेंगे। भाई इंडस्ट्री तो अभी लग ही रहा है। अच्छा, तो नौकरी कैसे कर रहे हैं जब लग रहा है? और जिन लोगों को सरकारी नौकरियां दी गई हैं, खाली झूठ। देखिए नहीं तो आप बताइए ना, हमको आप नौकरी लोग का करना है यही बिहार में। प्रॉब्लम है। अच्छा, आप लोग बोलते रहिएगा बीच में, जब दूसरा बोलता है देखिए थोड़ा सा लिसनर होना चाहिए, आदमी को सुनने की भी। अच्छा चलिए, आफ्ताब साहब आते हैं आपके पास। सुनील सिंह साहब, आप लोग हर बजट में दो विभाग जो महत्वपूर्ण विभाग है उसमें आप लोग लगातार कहते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य में, लेकिन मेरे पास जो आंकड़े हैं 2022-23 में 15.3 शिक्षा में, 6.1 स्वास्थ्य में, 23-24 में 14.5, स्वास्थ्य में 6.7, लगातार घट रहा है। और 2025-26 में तो कुल बजट का 13.6% राशि आवंटित की गई है शिक्षा में और 5.6% राशि स्वास्थ्य में। लगातार इन दोनों विभागों में, और शिक्षा और स्वास्थ्य की बहुत ज़्यादा यहाँ पर सुधार की ज़रूरत है झारखंड में, आप लोग भी जानते हैं इस बात को। और उसी दोनों विभागों में लगातार गिर रहा है। पड़ोसी राज्य आप देखिए बिहार, 70,000 करोड़ आवंटित किया है बिहार में शिक्षा में, और वहाँ पर कुल बजट का लगभग 21.4% जो है वो शिक्षा विभाग को आवंटित किया गया। तो शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में पड़ोसी राज्य पढ़ रहे हैं, आप लोग डिक्रीज कर रहे हैं। सारिफ जी, बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपने बात को प्रश्न किया है। देखिए, बहुत स्पष्ट और निश्चित तौर पर झारखंड की सरकार इस राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए ज़रूरत के हिसाब से, आपने बताया कि देखिए आज समझ सकते हैं इसको इस तरह से कि आप देखे होंगे कि कोविड काल में आपको पता है कि सदर अस्पताल जो रांची है, वह रांची सदर अस्पताल भारतीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन के तहत डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार, भारत में आपका इंडिया गठबंधन की सरकार थी जिसने 90% राशि का आवंटन किया था कि पूरे राज्य के जो सदर अस्पताल है उसके लिए आवंटन किया था ताकि वो आधुनिक रूप से सदर अस्पताल तैयार हो। और उसका ही नतीजा था कि सदर अस्पताल 500 बेड का रांची का तैयार हुआ, सारा लेटेस्ट इक्विपमेंट्स के साथ में। लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि इस राज्य के आपका मुख्यमंत्री उस समय श्री रघुवर दास जी थे, जिन्होंने पीपी मोड पर 2014 से 2019 तक में प्राइवेट पीपी मोड में उस देने के लिए तैयार किए। लेकिन संयोग ऐसा रहा, किस कारण से रघुवर दास की सरकार ने रांची सदर अस्पताल को चालू नहीं कर पाया, और वही सदर अस्पताल को आपका महागठबंधन की सरकार श्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में उस सरकार ने कोविड काल में इस राज्य के नागरिकों का सुरक्षा, जान माल की रक्षा करने का काम किया। आज सदर अस्पताल पूरे भारत में आयुष्मान भारत के लिए नंबर 1 इलाज में वो स्थान प्राप्त किया है। जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश की, वहां की टीम यहां पर विजिट करने आई थी। आपका सुपर स्पेशलिस्ट 27 विभाग बहुत बेहतर तरीके से इस राज्य में काम कर रहे हैं सारिक जी। तो कहीं ना कहीं आपको छोड़ के कोई और उदाहरण है आपके पास स्वास्थ्य के क्षेत्र में? जी, मैं उसी पर आ रहा हूं सारिक जी। आपने जो प्रश्न किया है, मैं उस विषय पर बिल्कुल आ रहा हूं। जो आप प्रश्न, बहुत गंभीर विषय आपने उठाया है, और हमारी महत्ता है कि आपकी जवाब को जितना हम संतुष्ट कर सके आपको, मैं करने का प्रयास करता हूं। जी। रिम्स 2025 में 8.85 लाख ओपीडी में कराया इलाज, 63,000 सर्जरी भी हुए, एक साल में 78,000 मरीज भर्ती हुए, और 10,165 की इलाज 10,165 की इलाज के क्रम में मौत हुआ। मैं सब स्पष्ट आपके सामने रख देता हूं। रिम्स में आपका 1,40,000 जांच रेडियोलॉजी पर दबाव के कारण बेहतर जांच हुआ। तो यह आपका, आप समझिए, उसके बाद आपको पता है कि रिम्स में जो डेंटल अस्पताल था वो पार्ट ऑफ द रिम्स था, लेकिन आज वो आपका श्री हेमंत सोरेन की सरकार में इंडिपेंडेंट डेंटल कॉलेज है रिम्स में। आपको पता है कि एंकोलॉजी कैंसर की व्यवस्था रांची झारखंड में नहीं थी, रिम्स में इंडिपेंडेंट कैंसर की आपका व्यवस्था, इलाज होता है। रिम्स में आपका बेहतरीन कार्डियोलॉजी की व्यवस्था नहीं थी सारी, आपको पता है। और हेमंत सरकार में इंडिपेंडेंट कार्डियोलॉजी की इलाज होता है, बड़े से बड़े इलाज होता है। तो यह रिम्स के साथ साथ
साथ में सारिक जी मैं यह भी स्पष्ट कर देता हूं कि आपको जानकारी है कि आपके झारखंड में स्वास्थ्य विभाग में जब रघुबर की सरकार 2014 से 2019 तक थी तो 8,000 पर एक डॉक्टर थे और आज हेमंत सोरेन की सरकार में 3,000 पर एक डॉक्टर है, 3,000 लोगों पर एक डॉक्टर है। आपका रघुबर दास की सरकार में आपका यहां के 2,000 जो उप स्वास्थ्य केंद्र है जिसमें न बिजली थी, न पानी थी और न इक्विपमेंट्स था, और आप हेमंत सरकार में सभी 3,000 स्वास्थ्य उपकेंद्र है जिसमें सारा आधुनिक उपकरण के साथ में काम कर रहा है। हेमंत सरकार में आपका यहां पर 265 प्रखंड अस्पताल जो है बेहतर तरीके से उपकरण के साथ में काम कर रहा है। तो इस राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए ये अच्छी जो आप आंकड़ा पेश कर रहे हैं बहुत अच्छा है जी, लेकिन ये आंकड़े इस बात की तस्दीक नहीं कर रहे हैं, इस बात की गवाही नहीं दे रहे कि जब आंकड़े बढ़ रहे हैं कि भाई उप केंद्र बढ़ रहे हैं, इंडिपेंडेंट कार्डियोलॉजिस्ट विभाग बन रहा है, डेंटल कॉलेज बन रहा है, इतने मरीज इलाज करा रहे हैं, तो 2022-23 में जो बजट कुल बजट का जो राशि आवंटित किया गया था स्वास्थ्य विभाग को 6.1 था, तो इसको बढ़ना चाहिए। ये 24-25-26 में आते आते 5.6% हो गया, इसको तो बढ़ना चाहिए, घट रहा है। सारिक जी मैं इस बात को स्पष्ट करता हूं। देखिए मैं फिर अब बहुत बड़ा बात में आपने छेड़ दिया है, तो बात छेड़ा है, चर्चा छेड़े हैं तो सुनेंगे आपके दर्शक भी और आप भी सुनेंगे। भारत सरकार इस राज्य के साथ जो सौतेला व्यवहार कर रहा है, आप इसको इस तरह से समझिए सारिक जी कि इस राज्य के 1,36,000 करोड़ जो बकाया है भारत सरकार के पास, वही 1,36,000 वाला राग फिर स्टार्ट हो गया। आपका 1,36,000 करोड़ भारत सरकार के पास इस राज्य का बकाया है। सारिक जी इस राज्य की जनता ने, इस राज्य के मतदाताओं ने आपके इस राज्य के 14 सांसदों में 9 सांसद भारतीय जनता पार्टी को दिया है। इस राज्य के 21 विधायक भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष के रूप में इस राज्य की जनता ने दिया है। दुख इस बात का है कि जिस राज्य के लोगों ने 9 सांसद दिया, 21 विधायक दिया और देश के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आपका 2025 में स्पष्ट कर दिया है कि जिन जिन राज्यों का रॉयल्टी का बकाया है उन राज्यों को आपको 12 किस्त में आपको देना है। अप्रैल 2026 से 12 किस्तों में देना है। तो आज तक भारतीय जनता पार्टी का इस राज्य के एक भी नेता, एक भी मंत्री भारत सरकार के समक्ष इस बात को रखने का काम नहीं किया। नहीं तो जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया सुनील साहब, तो क्यों सांसद कहेंगे इस विषय में? जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है अप्रैल 2026 से देना है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, लेकिन जब तक भारत सरकार स्पष्ट करेगा ना, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, लेकिन भारत सरकार कोई भी चर्चा करने के लिए, आपको जानकारी, आपने इस मुद्दे को उठाया था कि कोयला मंत्री जब 2025 जनवरी में आए थे तो मुख्यमंत्री महोदय के साथ बातचीत हुई थी सोरेन जी के साथ में कि हम दोनों मिलकर एक कमेटी बनाएंगे और वो कमेटी अंतिम निर्णय लेगी, लेकिन आज तक भारत सरकार ने कमेटी बनाने का काम नहीं किया सारिफ जी। तो हमारा कहना है कि इस राज्य के 1,300 करोड़ रुपया मनरेगा का बकाया है भारत सरकार के पास। इस राज्य में आज आपको 300 करोड़ विधवा पेंशन का बकाया है। इस राज्य के ओबीसी छात्रवृत्ति का 890 करोड़ बकाया है। इस राज्य का 6,500 करोड़ आपका जनधन योजना का बकाया है। इस राज्य का 6500 करोड़ रुपया आपका जीएसटी का बकाया है। तो इस राज्य का 17,000 करोड़ अनुदान राशि का बकाया है। इस राज्य का हक का 40,000 करोड़ भारत सरकार के बकाया है, लेकिन एक भी पैसा भारत सरकार नहीं दे रही है। और यह भी जानकारी आपको भी सारिफ जी है कि आपको पता है कि भारत सरकार भी 2026-27 के शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्र में 2% का बजट घटाने का काम किया है। यह भी आपको जानकारी है। तो हम आपकी बात को और आपने दर्पण दिखलाने का काम किया है। आपको विश्वास है कि शिक्षा और चिकित्सा और ग्रामीण मंत्रालय में ग्रामीण क्षेत्र में इस बार बजट आपको देखने के लिए मिलेगा, गंभीरता के साथ मिलेगा सारिफ जी। तो झारखंड विधानसभा के बजट सत्र से पहले सत्ता पक्ष की अहम बैठक राजधानी रांची के श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान यानी एटीआई में आयोजित हुआ। इस बैठक में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के विधायक शामिल हुए। बैठक में आगामी सत्र को सुचारू रूप से चलाने और विपक्ष के संभावित सवालों से निपटने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में विधायकों को कई दिशा निर्देश भी दिए गए। सत्ता पक्ष के नेताओं ने कहा कि विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा या एजेंडा नहीं है और सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। साथ ही कहा है कि अगर विपक्ष जनहित और झारखंड के विकास से जुड़े मुद्दे उठाएगा तो सरकार सकारात्मक चर्चा के लिए तैयार है। विधायक दल की बैठक होती है और उस बैठक में बजट सत्र है तो सभी मंत्रियों को जवाबदेही दी जाती है कि कौन कौन मंत्री किस किस विभाग का आंसर करेगा।
तो हम लोग तो प्रिपेयर्ड है, हम लोग तैयार हैं, लेकिन हमारे जो विपक्ष के साथियों से मेरा ये आग्रह होगा, एज ए सीनियर मिनिस्टर हूँ मैं उनसे कहूँगा कि जनहित के प्रश्न आप लाइए, सदन से भागिए मत, आनन फानन मतलब उल्टा पुल्टा मुद्दा मत लाइए। अगर अच्छे मुद्दे लाएंगे तो अच्छी तरह से जवाब मिलेगा, और राजनीतिक मुद्दे लाएंगे तो उसके लिए इरफान सा एक्सपर्ट है ही, आप जानते ही हैं। जो मंत्री लोग हो अपना अपना विभाग का सारा तैयारी के साथ आना है, सवाल जवाब सब देना है, और जो भी प्रश्नकाल है उस प्रश्नकाल को बढ़िया से चलाना है। यही सब सारा बात हुआ, और कुछ रणनीति बनी है जो आपको कल परसों देखने को मिलेगा। जवाब तो मजबूती के साथ देंगे। विपक्ष के हर प्रश्नों का जवाब हम लोग बहुत मजबूती के से देंगे। सबने कहा है कि मुस्तैदी से रहना है, विरोधियों का जवाब मुस्तैदी से देना है, बस इतना तय हुआ है। सारी चीज़ों पर डिस्कस हुआ। विपक्ष के पास में घेरने के लिए सत्ता पक्ष को बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। उनको एक टास्क मिला है कि भाई आप वंदे मातरम को जिस प्रकार से इन लोगों ने मजाक बना करके बंगाल चुनाव को लेकर के, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है उसको लेकर के इन लोगों ने जिस प्रकार से खिलवाड़ करने का काम किया है। ठीक है, सरकार का जो एजेंडा आया है, सरकार अपनी काम करती है, लेकिन आप जो है संवैधानिक चीज़ों से सिर्फ राजनीति मंशा को पूरा करने के लिए आप संविधान से नहीं खेल सकते, जो भारतीय जनता। तो सत्ता पक्ष का कहना है कि भाई जनहित से जुड़े मुद्दे और झारखंड के विकास से जुड़े मुद्दों को लेकर अगर विपक्ष सवाल करती है तो सकारात्मक चर्चा के लिए सत्ता पक्ष तैयार है। बहरहाल चलिए हम वापस मेहमानों के पास लौटते हैं और क्षितिज मिश्रा का रुख करते हैं। क्षितिज, जिस तरह से सुनील सिंह साहब से जो सवाल था कि भाई शिक्षा और स्वास्थ्य बेसिक है विभाग, जिसमें हर सरकार कहीं की भी सरकार हो उस पर ज़्यादा फोकस करती है, लेकिन आप लोगों का बजट गिर रहा है। तीसरा जो सबसे बड़ा रहता है रोजगार के लिए झारखंड में वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान मनरेगा के तहत रोजगार की मांग 8% गिर गई है। तो रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब जो मतलब फ्रंट लाइन में रख कर बताया जाता है कि रोजगार के क्षेत्र में इतना आवंटित किया गया है, शिक्षा में हम ये नया कर रहे हैं, स्वास्थ्य में नए हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेज, उसका बजट गिर रहा है। रोजगार का भी वही सूरत हाल है। किस रूप में आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि फिर वही घूम फिर के सवाल आ जा रहा है कि मूल बजट का आकार बढ़ता चला जा रहा है साल दर साल। शारिक, बजट का गिरना और बजट के प्रतिशतों में गिरावट होना, ये दोनों में अंतर है। वर्ष 2018-19 से अगर तुलना किया जाए तो उस वक्त शिक्षा बजट था 12,000 करोड़ रुपया, 12,000 से 13,000 करोड़ रुपये था। अभी 2025-26 में 17,607 करोड़ शिक्षा बजट पर खर्च किए गए हैं। वर्ष 2018-19 में 4,500 करोड़ स्वास्थ्य बजट था, जो कि अभी 7,470 करोड़ हुआ। तो बजट के रकम जो है वो बढ़े हैं, गिरे नहीं है, घटे नहीं है। दूसरा सवाल रोजगार को लेकर के गया। मनरेगा में रोजगार की वो घटी है, बजट का गिरा नहीं है। 2022-23 से मैं वही कह रहा हूँ, प्रतिशत में कमी आई है। और लेकिन पड़ोसी राज्य चलिए बिहार बड़ा है, क्षेत्रफल में बड़ा है, ज्यादा वहाँ विधानसभा है, ज्यादा 70,000 करोड़ शिक्षा में, कि आप बोले 17,000 करोड़, मतलब डिफरेंस बहुत है। अब शिक्षा के पैमानों को भी नाप करके देखा जाए कि बिहार में शिक्षा की क्या स्थिति है अभी, और झारखंड में ठीक है, उसको सुधारने के लिए 17,000 करोड़ दे रहे हैं उस विभाग वो दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका अभी तक ध्यान नहीं आया उस पर। हमारी सरकार 10 वर्षों से जो है इस पर काम कर रही है। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाए गए 80 उत्कृष्ट विद्यालय। ये क्या किए थे रघुवर दास की सरकार में? अगर बीजेपी सवाल पूछ रही तो ये तो सरकारी विद्यालयों को बंद किया जा रहा है। पूरे देश में 1 लाख से ज्यादा सरकारी विद्यालयों को बंद या तो मर्ज किया गया है। यह भी जानकारी होनी चाहिए अन्य अलग अलग राज्यों में। तो शिक्षा की व्यवस्था किस प्रकार से यहां की जा रही है इन लोगों के बीच, तो ये सवाल नहीं उठाया जा सकते, ये नहीं उठा सकते। हमारी बजट बड़ी है, बिहार की शिक्षा स्थिति अगर हम उस पर बात करने के लिए बैठे तो वो बद से बदतर है। अभी भी कितना भी पैसा आप खर्चा कर रहे हैं और शिक्षा, क्वालिटी शिक्षा अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो वो बजट बेकार है। अगर आप बजट में पैसा बढ़ा करके दिखा दीजिए। और शिक्षा की स्थिति क्या है बिहार की, क्या है लिटरेसी? देखिए, हम और आप चर्चा का जो मैंने जो टोका था आफ्ताब जमील साहब को भी, कि भाई
यहाँ तो दूसरे टेन्योर में आप लोगों को जनता का साथ समर्थन मिला, तो बिहार में 20 सालों से मिल रहा है, तो जनता उसी मॉडल पे विश्वास कर रही है। देखिए, जनता ओवरऑल चीजों पर भरोसा करती है। ये सच है कि ये इस बात से नहीं नकारा जा सकता कि अगर जनता उनको समर्थन दे रही है तो जनता के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया होगा। उन्होंने काम किया है, इसलिए जनता उन्हें पसंद कर रही है। हम आफ्ताब भाई जैसे नहीं है कि हम ये कह देंगे कि झूठो कुछो करने से मिल गया। अभी एक कुछ देर पहले कहें कि मैया सम्मान योजना का पैसा समय समय पे दिया गया, इस चीज को माने, दूसरा बार कहे कि बंद कर दिया गया। इनसे पूछा जाना चाहिए था कि कौन सा पैसा बंद हुआ है, या आप दोनों बात आप ही बोल रहे हैं, हमको कुछ बोलने का आवश्यकता ही नहीं। पर दूसरा, रोजगार को लेकर के बात किया गया तो ग्राम गाड़ी योजना, युवा योजना, रोजगार सृजन योजना जैसी योजनाओं को लाया गया, जिसके कारण कि मनरेगा में, और जब मनरेगा में काम की मांग को घटती है तो इसका मतलब ये नहीं कि रोजगार घट रहा है, इसका मतलब उनको रोजगार मिल रही है, इसीलिए वो दिहाड़ी और मजदूरी पर कम ध्यान दे रहे हैं। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना जानते हैं क्षितिज? मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में मेरी जानकारी के अनुसार 2025 में एक भी फाइल वहां से अप्रूव नहीं हुई है। गाड़ियां लोगों को दिया गया आयुष, आप देखे होंगे कि कई सारे कैंप लगा करके युवाओं को अपनी गाड़ी दी गई है। वो पुराने साल का 2025 में एक भी फाइल अप्रूव नहीं हुई है। और क्या अधिकारी क्या कह रहे हैं कि उसमें कुछ बदलाव हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि जो पैसे जो वापस हम लोग लेना है उसको थोड़ा सा सख्त बना रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना वो डिफॉल्ट कर जा रहे हैं, तो उसको सख्त बना रहे हैं। अगर डिफॉल्टर्स को पकड़ करके उसको सख्त बनाने की कार्य किया जाए तो इसमें कोई गलती नहीं है। जो ठीक है, व्यक्ति, तो आप बाकी सारे फाइलों को क्यों लटका दे रहे हैं? मुख्यमंत्री ग्राम रोजगार सृजन योजना के तहत जो लोन का 25 लाख तक का लोन का बहुत अच्छी योजना है, मैं तारीफ करता हूं उसकी, लेकिन उसमें जब फाइल ही पास नहीं हो रहा तो ऐसी अच्छी योजना का क्या फायदा? नहीं, ये सवाल जायज़ है आपका, लेकिन ये फाइल अगर पास नहीं हो रही तो इसमें सरकार की नहीं, अधिकारियों की दिक्कत है। और ऐसी मामलों पर सरकार को संज्ञान होना चाहिए, उसको देखनी चाहिए। ये अधिकारियों की गलती है। सरकार ने अपनी योजनाएं बनाई और उसको क्रियान्वित करना अधिकारियों का काम होता है, जो कि जिसमें अगर अधिकारी विफल हैं तो उन पर कार्रवाई की आवश्यकता। अब मैं, चूंकि बजट आने वाली है तो बजट पर हमारी भी कुछ सोच है जो कि होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि झारखंड सरकार उन लोगों पर खासकर ध्यान दे जो लोग कि टैक्स पेयर्स होते हैं, जो टैक्स पे करते हैं। टैक्स पेयर का मतलब ये नहीं होता कि केवल इनकम टैक्स पे करना, वो जब हम सामान खरीदते हैं तो भी टैक्स पे करते हैं। तो वो टैक्स पेयर्स पर ध्यान देनी चाहिए। और टैक्स पेयर्स की मूलभूत आवश्यकता होती है शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क पर और बिजली पर। तो सरकार इस पर ज्यादातर ध्यान दे, किस प्रकार से लोगों को गुणवत्ता की शिक्षा दिया जाए और किस प्रकार से लोग जो प्राइवेट की ओर जो हमारे लोग आकर्षित हो रहे हैं वहां से हट करके सरकारी विद्यालयों में हम किस प्रकार से ऐसी व्यवस्थाएं को लाएं जिससे कि लोग प्राइवेट विद्यालयों से हट करके सरकारी विद्यालयों में जाएं, ताकि उनके ऊपर जो अतिरिक्त शिक्षा का जो बोझ है उसको रिलीफ दिया जाए। सरकार को इस पर सोचनी चाहिए और हमारा ये राय है कि सरकार शिक्षा पर ज्यादा ध्यान दे और किस प्रकार से मॉडल स्कूल ऑफ, जैसे स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है, उस प्रकार के कैसे स्कूलों को और ज्यादा डेवलप किया जाए। और केवल स्कूलों का डेवलपमेंट नहीं बल्कि शिक्षकों की डेवलपमेंट की भी आवश्यकता है, क्योंकि हमने कई सारी चैनलों पर देखा है कि शिक्षकों से जब मूलभूत सवाल पूछी जाती है तो वह मुकर जाते हैं, उनका जवाब उन पर नहीं आता। उन पर कार्रवाइयों की आवश्यकता है और उनकी गुणवत्ताओं की, जैसे मैं उदाहरण देना चाहता हूं केजरीवाल जी के सरकार को, जिस प्रकार से उन्होंने विद्यालय पर, जिस प्रकार से उन्होंने शिक्षा पर ध्यान दिया, झारखंड सरकार को भी इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और इस बजट में हम विश्वास दिलाते हैं और मैं निवेदन करता हूं अपने विपक्ष के साथी पे कि बजट आने से पहले आपका यह निराशा इस बात को दिखाता है कि आप चाहते हैं कि बजट में ऐसा कुछ ना हो, और पिछले 6 वर्षों से आपको वो मिला नहीं। और आप सदन में किस प्रकार से, मैं फिर निवेदन भी करूंगा विपक्ष से भी, सरकार से मैंने आग्रह कर लिया, विपक्ष से निवेदन नहीं, सरकार से आग्रह करना विपक्ष का काम है, सत्ता पक्ष में शामिल दलों का नहीं। आप आग्रह कर रहे हैं, आप आफ्ताब जमील साहब का काम कर दे रहे हैं। चलिए आपके लौटते हैं। आफ्ताब जमील साहब, जो अपना काम, वही सवाल है कि भाई आग्रह कर रहे हैं सरकार से कि शिक्षा के क्षेत्र में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये तो आप लोगों का काम है। तो आप लोग मतलब अपना बेहतर काम नहीं कर रहे बेहतर तरीके से, कि सत्ता में शामिल जो दल है सत्ता पक्ष में, उन्हीं को ये सारी चीजें करनी पड़ रही है। देखिए सारी भाई, मैं तब से सुन रहा था बड़ी बड़ी बातें। मैं तो बोला कि भाई बड़ा बड़ा बात करना इन लोगों का तो आदत सा बन गया है। और मेरा ये मानना है कि देखिए कम से कम ज़्यादा मत कीजिए, थोड़ा कर दीजिए। थोड़ा में ये कर दीजिए कि जो मूलभूत चीज़ें हैं, जो जनता की
से डायरेक्ट जुड़ाव रखती है। अनाज का है, कम से कम इतना जरूर कर दीजिए कि जो गरीब है, जो निरीह है, जो मध्यम वर्ग का आय का लोग है, कम से कम सही से 2 समय का भोजन कर ले। दाल, चावल, रोटी, सब्जी, ये सारी जो तेल हैं, मसाले हैं, इन सारी चीज़ों पर भी आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए। कारपोरेट घरानों से हट के उनके फायदा, इन लोगों पर तो आप लोग ध्यान दें, उनके फायदा के लिए, उनके फायदा के लिए जो है बहुत सारी आप लोगों ने योजनाएं बनाई हैं और बजट में उनके ध्यान आप रखते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन मेरा ये मानना है कि उन छोटे लोगों को भी ध्यान में रखिए ताकि उनके पास में सही समय में दाल रोटी का जुगाड़ हो सके और अपने बच्चों का जीविकोपार्जन चला सकें। जब दूसरी बात ये है कि अभी लंबा लंबा बात बोल रहे थे क्षितिज जी और सुनील जी कि हमने ये किया और हमने वो किया, कोरोना काल को गिना रहे थे। हमने नहीं गिनाया था, नहीं, ये मानते हैं कोरोना काल में हमने बेहतर काम किया। कोरोना काल को गिना रहे थे, हम नहीं गिना रहे थे। आप खुद बोल रहे हैं, आप सुनिए, हमने नाम नहीं लिया, ना सुनील भैया ने लिया। नहीं, आप फिर भाई बीच में, अरे भाई जब बोलता है आदमी तो बोलने दीजिए। अच्छा बोल रहे हैं, तो मैंने मत बोलने दीजिए, फिर हम बंद कर देते हैं। आप लोग बात को हेडल मत डालिए भाई। नहीं, बोलिए। पूरी जनता सुन रही है इस बात को और यही कैरेक्टर आप लोगों का बन गया है। आज सदन में इस तरह का जो बात आप लोग अभी जो दिखा रहे हैं ना, पूरा पार्लियामेंट में इसी तरह से एक सप्ताह चलाया, पूरा पार्लियामेंट से आप लोग गायब रहे, बोलना रहा तो वहां पर नहीं बोले, अब बाद में बाहर में आकर के धीरे से बोलते हैं। तो इसी टाइप का आप लोग कर रहे हैं। धीरे से बोले तो आप सुने। अभी जो सवाल है कि बड़ा बड़ा बिल्डिंग आप बना दे रहे हैं, कहा भाई रिम्स 1, रिम्स 2, रिम्स 3, रिम्स 4, जैसे फिल्म नहीं बनता है एपिसोड टाइप का, आप लोग कहां बनने दे रहे हो? उसमें तो विरोध कर रहे हैं आप बनाने के लिए चाह रहे हैं। झारखंड की जनता को इसकी आवश्यकता है कि हर जिला में एक अस्पताल रहे, लेकिन वो अस्पताल के काबिल रहे। तो जिला अस्पताल तो हर जिला में है। सुना जाए, अरे भाई आप लोग सुनिए नहीं रहे, औचक नहीं रख। जो आप खाली बिल्डिंग देख रहे हैं कि बिल्डिंग बना दीजिए, आप बिल्डिंग बना दे रहे हैं, ना वहां डॉक्टर है, सुविधाएं नहीं है, ना वहां नर्स है, ना वहां पर गार्ड है, ना इक्विपमेंट है, और यदि इक्विपमेंट है तो आप आउटडेटेड इक्विपमेंट खरीद ले रहे हैं, और इक्विपमेंट खरीद रहे हैं तो उसको कोई चलाने वाला नहीं है, पड़ा हुआ है, उसमें जाम लग गया। कोई उदाहरण के साथ अगर बोलिएगा ना तो सत्ता पक्ष के लिए ज्यादा अच्छा आईना दिखाएंगे आप। अगर मान लीजिए सारिफ भाई, आप चलिए रिम्स, चलिए सदर अस्पताल, अभी आपको तुरंत दूध का दूध, आप पानी का पानी हो जाएगा। पर सुनील सिंह साहब तो बोल रहे हैं कि वो आंकड़े पेश कर रहे हैं। साहब बेचारे क्या बोल पाएंगे? उत्तर प्रदेश से टीम आई सदर का ऑपरेशन बोला गया है कि तुमको यही बोलना है। अच्छा नहीं, ये तो इसको इनकार नहीं कीजिएगा। दूसरी बात सुन लिया जाए सारी भाई, हम दूसरे मैटर पर अभी हम आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश से टीम आई ना भाई सदर का ऑपरेशन देखने के लिए, किस तरह ऑपरेट कर रही है सदर। हाँ तो वो तो कोई भी बुला लेगा, हम भी बुला लेंगे। बुलाने के लिए क्या दिक्कत है? इनका ये सोच है कि प्राइवेट सेक्टर को सारी चीजें मदद करेंगे। ये चाह रहे हैं कि जितने भी यहाँ कॉलेजेस हैं, सरकारी कॉलेज जिसमें 2000 रुपया में आपकी बच्चियां बच्चे पढ़ रहे हैं और ग्रेजुएशन कर ले रहे हैं, पीजी कर ले रहे हैं, या वो मैट्रिक कर ले रहे हैं, उनको हटा करके वहां पर से ये ऐसा सिचुएशन और ऐसा इक्वेशन बना दे रहे हैं कि लोग मजबूर होकर के वहां छोड़ दे और वो संस्था जो है डूब जाए। अब प्राइवेट जगह में जाकर के लोग 5 लाख रुपया दे करके डिग्री खरीदने का काम करें। अच्छा एक चीज बताइए आफ्ताब साहब, एक चीज बताइए मैं दावे के साथ कहता हूं। अच्छा इसी बात पर सवाल है। अच्छा आज जितने भी आफ्ताब साहब आप लोग इतना कमजोर क्यों है? यूनिवर्सिटी चल रहा है। आफ्ताब साहब आप लोग इतना कमजोर क्यों है? आप लोग इतना कमजोर क्यों? आफ्ताब नहीं, आप लोग इतना कमजोर क्यों? मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप लोग इतना कमजोर क्यों है? नहीं, कमजोर की कमजोर इतना आप बोल रहे हैं कि स्वास्थ्य में इक्विपमेंट्स नहीं है, पुराने इक्विपमेंट्स खरीद लिए गए, तो मीडिया डिबेट में चर्चा करने के लिए सड़कों पर उतर के कब आंदोलन हम आपकी आवाज बुलंद करते कि भाई स्वास्थ्य में चोरी हो रही है। ठीक है सारिफ भाई, सुना जाए, आप बड़े पत्रकार हैं, आप थोड़ा समझिए सर, हम लोगों की भी बातों को सुनिए, सुना जाए। क्या है कि यहाँ पर
जैसे कि बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, हाँ भाई बिल्डिंग बना दीजिए, ठेकेदार को बिल्डिंग दे दिए, हाँ भाई फलाना चीज बना दीजिए, सब बन गया, बना के कंप्लीट है। उसमें जो ओरिजिनल चीज चाहिए, जो डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर्स चाहिए, टीचर्स चाहिए, उसमें जो प्रैक्टिकल्स के चीजें चाहिए, वो सारी चीजें नदारद है ना। वहां टीचर मिलेगा आपको, एग्जाम्पल बोल रहे हैं, चल करके आप देख लीजिए पूरा रांची यूनिवर्सिटी, आंदोलन क्यों नहीं करते? पूरा रांची यूनिवर्सिटी, पूरा सिद्धू कानू, पूरा भावे। मैं वही सवाल पूछ रहा हूँ कि इतनी कमियां जब आप देख पा रहे हैं, यहाँ तो ये अभी तक भाई चांसलर नहीं दे पा रहे हैं। हाँ, क्योंकि आपके राज्यपाल का गलती है, क्यों नहीं नियुक्त किया जा भाई रहा है? चांसलर हम गए थे उनके पास हैंडल करने के लिए, लेकर के भाई क्या बात करते हैं? देखिए आप वो नहीं दे पा रहे, आप बोलिएगा ना, समय मिलेगा तो बोलिएगा, राज्य सरकार के मत बोलिए, झूठ मत बोलिए, जोर से डराने का बात नहीं है, और हम लोग डरने वाले में से नहीं है। डरिए मत आप लोग, आंदोलन से आप सोच रहे हैं, सुनिए, झूठ बोल रहे हैं आप पर है, कॉलेज बंद कर दिया, चाह रहे हैं कोई भी बात मत, कोई भी चीज प्राइवेट में चला जाए, और यहाँ के सरकारी जो बच्चे हैं, जो गरीब का बच्चा वो पढ़े नहीं, वो बिना पढ़े रह जाए। इसलिए ये बहुत बड़ा क्राइम है यहाँ पर। वो देखिए क्राइम है, और उसको समझना होगा। आपको सरकार अगर बना के दिया गया, जब केंद्र सरकार के द्वारा कोई योजना आती है, कोई बात आती है, तो उसको आप मानने से इनकार कर देते हैं और लड़ाई करते हैं क्या चीज का? तो 1,36,000 नहीं मिला, 1,36,000 काम करबे नहीं कीजिएगा, उस यूटिलाइजेशन देवे नहीं कीजिएगा, बजट का लखाई रोना रोइएगा। 1,36 नहीं मिला, 1,36 नहीं मिला, उसके वजह से हम सारा काम बंद कर दिए, कुछ नहीं हो रहा। ना कंपाउंडर है, ना डॉक्टर है, ना नर्स है, ना कोई है, ना टीचर है, ना थर्ड ग्रेड कर्मचारी है, ना प्रोफेसर है, ना लेक्चरर है। आज गेस्ट फैकल्टी को 12 से 14 महीना हो गया, एक पैसा नहीं मिला। प्रोफेसर है कि नहीं है बताइए? फिर भाई हम हैं, आप है कि नहीं है? आप तो वही वाला जैसे आप प्रोफेसर हैं किसी कॉलेज में कि नहीं है? आप पूछ रहे हैं कि जैसे आप हमें बताइए, हाँ या ना? आचार्य हैं कि हाँ नहीं? या ना? हम आपको जवाब हाँ या ना? जब आप हैं तो फिर झूठ कैसे बोल रहे भाई? सवाल सफेद झूठ बोल रहे हैं आप कि सवाल दर सवाल है कि नहीं है? सवाल चलिए आफ्ताब साहब चलिए और भी कैसे आफ्ताब साहब आपको ज्यादा समय हमने दे दिया। इनकलाब सुनील साहब मसाल जो उठा सके, अबुआ सरकार है, दूसरा टेन्योर है, जनता ने बहुत विश्वास जताया आप लोगों पर आप लोगों के बजट में जनता के विश्वास के बदले में वो चीजें नहीं देखने को मिलती। इस बार उम्मीद हम लोग जताए, हम लोग भी झारखंडी पत्रकार, बाद में पहले झारखंडी की, इस बार अबुआ सरकार का अबुआ बजट है झारखंड के विकास के लिए। सारिब जी, मैं बहुत निश्चित तौर पर स्पष्ट कर देता हूं कि श्री हेमंत सोरेन जी बहुत संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं इस राज्य के 4 करोड़ जनता के लिए, इस राज्य के विकास के लिए कटिबद्ध और प्रतिबद्ध है, संकल्पित हैं, गठबंधन संकल्पित है। आज बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से सभी सत्ता दल के मंत्री विधायक सभी ने अपना अपना बयान स्क्रीन पर दिया, जो पूरा देश देखने का काम कर रहा है। तो अबुआ सरकार जो है, अबुआ सरकार ने 2019 से लेकर 2024 तक भी बेहतर काम किया, जिसका परिणाम हुआ कि 2024 में दोबारा 56 सीट के साथ महागठबंधन की सरकार झारखंड की धरती पर इंडिया गठबंधन का महागठबंधन की सरकार बनी है। और इस राज्य में बिल्कुल अच्छा बजट आपको देखने के लिए मिलेगा। आप पत्रकार हैं, गंभीर पत्रकार हैं, आपका नक्षत्र चैनल के सभी पत्रकार गंभीर हैं, और सभी मीडिया चैनल के जो लोग हैं जो आज गंभीरता के साथ में कल सदन से सड़क तक सभी लोग आप इस मुद्दे को उठाएंगे। तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरह से आप लोगों ने स्वस्थ पत्रकारिता का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं इस राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए, आप जिस तरह से इस राज्य के बजट पर गंभीरता से ध्यान रखे हुए हैं, जिस तरह से आप लोगों ने बजट के मामले में आपने जो मुद्दा उठाया है कि मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी और सरकार के समक्ष जो राज्य की शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था सुदृढ़ होना चाहिए, उसकी बजट बढ़नी चाहिए, किसानों की आय बढ़नी चाहिए, और मैया सम्मान योजना के तहत इस राज्य की महिलाओं की सशक्तिकरण की मजबूती प्रदान होनी चाहिए, सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था ज्यादा से ज्यादा बेहतर होनी चाहिए। जो आपने गंभीरता से प्रश्न उठाया है, मुझे पूरा विश्वास है कि श्री हेमंत सोरेन की सरकार बजट में बेहतर बजट, अबुआ सरकार बेहतर बजट इस राज्य की सर्वांगीण विकास के लिए प्रस्तुत करेगी, पेश करेगी। संक्षेप में रखिएगा, बहुत उम्मीदें हैं जनता को, झारखंड की तमाम आवाम को उम्मीदों पर खरा उतरने का वक्त है। कल झारखंड बजट जो पेश होगा उसमें
कुछ राहत देखने को मिलेगी? जी बिल्कुल, देखिए ये बजट जो होगी वो सर्वांगीण विकास की बजट होगी 2026 में। जिस प्रकार से हमारे हेमंत सोरेन जी ने अनंत संभावनाओं की ओर के लक्ष्य को रखा है, ये बजट जो होगी वो उस ओर हमें आगे बढ़ने के ओर को लेते हुए ये बजट होगी। और जिस प्रकार से विपक्ष भी ये चीज़ मान रहा है कि हमारी सरकार में सारे जिलाओं में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया गया है, वहाँ पर हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं, वहाँ पर इक्विपमेंट्स मंगाए गए हैं। भले ही इन्होंने दूसरे अपने उसमें उनको याद आया कि अरे हम तो विपक्ष में है, तब इन्होंने कहा कि वहाँ लोग नहीं है, नर्स नहीं है, जबकि आपके टीवी चैनल के तमाम लोग हर एक अस्पताल तक पहुंचे हुए। हमारे स्वास्थ्य मंत्री औचक निरीक्षण करने के लिए हर एक सदर अस्पताल, हर एक जिला के सदर अस्पताल में रातों रात पहुंच जाते हैं। तो विपक्ष भी इस चीज को मान रहा है कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, या युवा या किसानों के लिए हो, या महिलाओं के लिए हो, हमने काम किया। और आने वाला बजट जो होगा झारखंड के विकास को की ओर दौड़ाता हुआ बजट होगा, अनंत संभावनाओं की ओर ये बजट होगा। चलिए आफ्ताब जमील साहब, वाइंड अप कॉल, अनंत संभावनाओं की बात कर रहे हैं क्षितिज जी। देखिए, उम्मीद में पूरी दुनिया कायम है। हम भी उम्मीद करते हैं कि जैसा ये लोग बोल रहे हैं वैसा ही बजट आए, लेकिन हमको कोई वैसा नहीं लगता है, क्योंकि बार बार छलने की आदत हो गई है। हम लोग छलते हैं इन लोगों के माध्यम से, और ये लोग जो घोषणा करते हैं अपने घोषणा पर कभी भी ये लोग कायम नहीं रहते हैं। बजट को बजट के टाइप से आना चाहिए, जो बजटरी सिस्टम है उस सिस्टम के मुताबिक चलनी चाहिए। मेरा ये उम्मीद है कि जनता के आकांक्षाओं पर यदि ये खड़े उतरे तो मेरी बहुत बड़ी शुभकामना होगी, और नहीं तो हम लोग तो फाइल लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। सदन से लेकर के सड़क तक हम लोग अपनी जो लड़ाई है वो हम लोग लड़ते हैं और लड़ेंगे हमेशा से। चलिए, तो विपक्ष को भी उम्मीद है कि भाई झारखंड के हित में बजट होना चाहिए। अगर बजट हित में नहीं हुआ, आम जनता का ख्याल नहीं रखा गया बजट में, तो सदन से सड़क तक इनकी आवाज़ बुलंद होती रहेगी। बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब आपका, सुनील साहब आपका बेहद शुक्रिया, क्षितिज बेहद शुक्रिया आपका। आप लोगों ने अपना कीमती वक्त नक्षत्र न्यूज़ को इस डिबेट को दिया।